हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत का, विच इज़ चैप्टर नंबर 4, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंट्रोडक्शन या उसकी एक समरी जो है वो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई है। उसकी क्या बेसिक फ़िलासफ़ी है, क्या बेसिक मॉरल्स हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था, वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रियम्बल, राइट। तो जो प्रियम्बल का आइडिया था वो सबसे पहली बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, और इसी आइडिया के बेस पे और सारी कंट्रीज़ ने भी इसको आगे अडॉप्ट किया, और उन कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक कंट्री है। मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। ये प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की प्रैक्टिस सबसे पहले अमेरिका ने शुरू करी थी, और फिर और कंट्री ने उसको फॉलो किया, जिसमें से इंडिया भी एक थी। द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रियम्बल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन, एक प्रीफेस, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा क्या हुआ है उसकी एक समरी। इट कंटेन्स द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़, उसका एक जिस्ट या एक समरी, वो प्रियम्बल होता है। एन ए पालकीवाला, जो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस लॉयर भी हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने प्रियम्बल को बोला है एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आप प्रियम्बल को पढ़ें, वो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। अब हमको पता है सबसे पहला फर्स्ट सेशन जो हुआ था कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो था 9 दिसंबर 1946 को। फिर हमने देखा उसके 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, और उसके बाद कुछ महीने, एक महीने बाद 22 जनवरी 1947 को ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको अडॉप्ट कर लिया था, राइट। 13 दिसंबर को ये मूव किया था, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में मॉडिफाई करके हमारा आज प्रेजेंट डे प्रियम्बल बना था, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा प्रियम्बल बाद में अडॉप्ट किया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और एनैक्ट करने के बाद लाया गया था, राइट। तो प्रियम्बल को, ऑल्दो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, बट इसका जो एनैक्टमेंट और अडॉप्शन था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हुआ था, राइट। एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पंडित नेहरू ने मूव किया था 13 दिसंबर को, और फिर इसको मूव क्या किया था 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने मूव किया था, और अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 के अंदर। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है वो बस एक बार ही आज तक अमेंड हुआ है, और वो कब हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, इमरजेंसी के टाइम पे। जो स्वर्ण सिंह कमेटी का जो सजेशंस आए थे उसके अंदर ये था कि हम प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड करें, राइट। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल जो मैंशन है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है। द प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स, क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि हम जो लोग हैं पीपल ऑफ इंडिया, इससे सबसे पहली बात हमको क्या पता लगती है कि जो सोर्स ऑफ पावर है, राइट, सोर्स ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है वो किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोग जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के। और हम क्या करते हैं, हम सोलमली रिजॉल्व करते हैं, शपथ लेते हैं कंस्टिट्यूट करने के लिए इंडिया को एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक, राइट। इनके इन वर्ड्स के बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हम सिक्योर करते हैं अपने सारे सिटीजन्स को जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी एश्योर करते हैं, सिक्योर करते हैं थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, इक्वालिटी एश्योर करते हैं, सिक्योर करते हैं स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, और हम प्रमोट करेंगे अमंग देम ऑल इस इक्वालिटी को। उसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट। और उसके बाद इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट और दिया था
गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या डेट मेंशन्ड है प्रीएम्बल के अंदर, 26 नवंबर 1949। ऑल्दो 26 नवंबर 1949 को सारे के सारे प्रोविजंस नहीं आए थे, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एनैक्ट 26 जनवरी 1950 के अंदर किया था, बट माना जाता है कि हमारी जो अडॉप्शन डेट या फिर एनैक्टमेंट डेट है वो 26 नवंबर मानी जाती है। और अगर हम बात करें कमेंसमेंट की, कि अगर कमेंस कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम बोलेंगे 26 जनवरी 1950, राइट। तो हमारे प्रियम्बल के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जो 4 फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें प्रियम्बल से देखने को मिलते हैं। द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया अभी, कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन है, लोग हैं। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है इंडिया की, उसके लोगों के अंदर, उसके सिटीजन्स के अंदर। इसी चीज को हम ऑटोक्थोनी बोलते हैं। ऑटोक्थोनी का मतलब अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास होती है, राइट। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि हमारा इंडियन स्टेट जो है किन बेसिक पिलर्स के ऊपर, किन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और वो क्या क्या है, कि वो सॉवरेन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सोशलिस्ट होगा, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जो पब्लिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पब्लिक यानी कि स्टेट के हाथ में होंगे, और कम से कम हम प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करेंगे। फिर सेक्युलर है, किसी भी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना जाएगा कंट्री का। डेमोक्रेटिक है, यानी कि रूल ऑफ द पीपल, और रिपब्लिक है, यानी कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट होके आएगा। तीसरा, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वो क्या इंश्योर और क्या सिक्योर करता है उसके लोगों को, वो स्पेसिफाई करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमने फोर्थ इंग्रेडिएंट या फिर कंपोनेंट क्या देखा, कि जो डेट ऑफ अडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने क्या माना है, इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1949 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको बार बार याद रखना कि डेट ऑफ अडॉप्शन की अगर बात करी जाए या फिर एनैक्टमेंट की अगर बात करी जाए, तो ये हम बोलेंगे 26 नवंबर 1950, सॉरी 1949। और अगर हम बात करेंगे कि कमेंसमेंट की, तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करेंगे 26 जैन 1950। ऑल राइट, तो अब हम हमारे प्रियम्बल के कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसका हमने जब नेचर ऑफ स्टेट देखा था, तो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। तो यहाँ तक तो नेचर ऑफ स्टेट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या सिक्योर करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे इन नेचर ऑफ द स्टेट की, और फिर हम बात करेंगे क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, आर एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेंटी की, कि हमारा देश जो है सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब सिंपली होता है इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी का गुलाम ना होना। अब हमको पता है कि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, यानी कि ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, राइट। इसको हम बोलते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन की डिपेंडेंसी थे। क्या थे, डिपेंडेंसी, राइट। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसके बाद से हम एक डिपेंडेंसी ना होते हुए क्या थे, डोमिनियन थे। अब डोमिनियन का मतलब क्या होता है, डोमिनियन का मतलब ना तो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है और ना ही हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। डोमिनियन एक बीच का स्टेट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इंटरनल अफेयर्स जो भी होंगे वो आप खुद मैनेज करोगे, और आपका जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, फॉरेन पॉलिसी होगी, वो कोई दूसरी पावर, को एक्सटर्नल पावर कंट्रोल करेगी। ये होता है डोमिनियन का मतलब, राइट। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कंप्लीट एब्सोल्यूट इंटरनल ऑटोनॉमी, वो डोमिनियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो हम 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली कमेंस नहीं हो गया, इस पीरियड के बीच में हम एक डोमिनियन थे। 15 अगस्त 1947 से पहले पहले हम डिपेंडेंसी या कॉलोनी थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक, इस पीरियड के अंदर जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हम एक डोमिनियन थे। और 26 जनवरी 1950 के बाद हम कंप्लीटली एक सॉवरेन या इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, राइट। द वर्ड सॉवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। सॉवरेन का मतलब यह है कि अब इंडिया आज प्रेजेंट डे में ना तो किसी स्टेट की या किसी कंट्री की डिपेंडेंसी है, ना ही डोमिनियन है, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बट क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ऑल्दो हमने देखा कि हम जो हैं, जब हमने देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग डोमिनियन बन गए थे।
अब हम जो है 1950 के अंदर ही इंडिपेंडेंट या फिर सॉवरेन बन गए थे, बट पाकिस्तान जो है वो 1956 तक एक डोमिनियन स्टेटस होल्ड करता था। यानी कि 1956 के बाद, ऑल्दो 1947 में उसको भी आज़ादी मिल गई थी, वो फॉर्म हो गया था, बट 1956 तक वो एक डोमिनियन था और 1956 के बाद उसको सॉवरेन या फिर इंडिपेंडेंट कहलाना शुरू किया। देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे लिए, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है। एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि अब ये अपने डिसीजंस या अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस या अफेयर्स हों या वो एक्सटर्नल फॉरेन डिसीजन या डिसीजंस एक्सटर्नल या बाहर के डिसीजंस हों। दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। 1949 के अंदर, यानी कि एग्जैक्टली 1950 के बाद, हम जो हैं ऑल्दो सॉवरेन हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट फिर भी हमने क्या डिसीजन लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के पार्ट रहेंगे। अब कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, तो कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है कि ऐसी कंट्री या ऐसा स्टेट जो किसी ना किसी टाइम पे हिस्ट्री में ब्रिटिश कॉलोनी था, राइट। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है ऐसे नेशंस जिसको कभी ना कभी ब्रिटेन ने रूल किया था, उसके ऊपर वो थे, या तो कंप्लीटली या पार्शियली, तो वो सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ के अंदर आती हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो मेंबरशिप था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अग्री कर लिया कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट रहेगा, एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। और इस कॉमनवेल्थ का हेड किसको माना जाता है, ब्रिटिश क्राउन को माना जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे या और मेंबर्स थे, तो उनको एक बात का डर था, फियर था कि हम जो हैं अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट बन जाएंगे तो हमारी सॉवरेंटी अफेक्ट हो जाएगी, अटैक हो जाएगी। यानी कि हम सॉवरेन कैसे हुए अगर हम अभी भी कॉमनवेल्थ का के पार्ट हैं जिसका हेड अभी भी ब्रिटिश क्राउन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये वाली बात उनको समझाई कि अगर हम कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉवरेन नहीं हैं। हमने इनके साथ क्या किया है, एक अलायंस बनाया। अगर आप किसी के साथ कोई अलायंस बनाते हो, कोई कोई जॉइन करते हो किसी चीज़ में, कोई फॉर्मेशन करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके गुलाम हो जाओगे। और ये है कि अगर आप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के पार्ट बने हो तो अपनी मर्जी से बने हो, और जब भी आप चाहो इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से हट सकते हो, इससे सेसीड कर सकते हो अपने आप को, इस अलायंस को तोड़ सकते हो। तो आप किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं बने, आप अपनी मर्जी से बने हो और अपनी मर्जी से इसको छोड़ भी सकते हो। इसलिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट बनना हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं था, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन डज नॉट इफेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी इन एनी मैनर, राइट। कि अगर हम इससे अलायंस बनाते हैं या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट बन जाते हैं, इससे हमारी सॉवरेनिटी पे कोई अटैक नहीं होगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्दर इसी तरीके से इंडिया ने मेंबरशिप ज्वाइन करी यूनाइटेड नेशंस की, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिमिटेशन ऑन हर सॉवरेनिटी। और यूएनओ का मेंबर बनने का मतलब भी ये नहीं है कि हम सॉवरेन नहीं हैं, राइट। तो अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोई पैक्ट करते हैं या फिर कोई और अलायंस फॉर्म करते हैं, इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि हम उनके सॉवरेन, हमारी सॉवरेनिटी खत्म हो रही है, क्योंकि सॉवरेनिटी खत्म तब होगी जब हम एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आके उस अलायंस का पार्ट बनेंगे, बट हम जब भी चाहें इसका पार्ट, इससे हट सकते हैं, अपने आप को सेसीड कर सकते हैं। इसलिए हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक ये नहीं है। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory और cede a part of its territory in favor of foreign state। अब इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया चाहे तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, जैसे हमने सिक्किम को किया था, या फिर छोड़ सकती है, सीड कर सकती है अपनी खुद की किसी टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट के फेवर के लिए, वो कंप्लीटली उसके खुद के हाथ में, राइट। राइट। तो हमने पहला फीचर पढ़ लिया, यानी कि पहला टर्म के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में बात कर लिया। दूसरा, जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट के बारे में, तो हम बोलते हैं कि हमारा इंडियन स्टेट जो है सोशलिस्ट है नेचर के अंदर। अब ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और इसको हमने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर, राइट। Even before the term was added by the 42nd Amendment in the 1976, the Constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of state policy। यानी कि ऑल्दो 1976 के अंदर इस टर्म को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टेट इससे पहले, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है वो इससे पहले सोशलिस्ट नहीं थी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम सोशलिस्ट ही थे, बट हमने इस टर्म को ऐड नहीं किया था बस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या प्रियम्बल के अंदर। तो 1976 के अंदर सबसे पहली बार हमने सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया, ऑल्दो इससे पहले हमारे जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो दिखाते हैं कि हम सोशलिस्ट पहले भी थे। और ये हम कहाँ से हमको देखने को मिलता है,
फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम डीपीएसपी के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमको पता है ये वाली बात कि डीपीएसपी तीन तरह के थे, सोशलिस्ट, और हमने बात करी थी गांधीयन, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो सोशलिस्ट फीचर्स थे डीपीएसपी के, वो दिखाते हैं कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं। In other words, what was hitherto implicit in the constitution has now been made explicit। यानी कि जो पहले implicit था, डायरेक्टली हमको पर्दे के आगे नहीं था, पीछे से हमको समझ आ रहा था कि ये है, बट डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा था अब उसको एक्सप्लिसिट बना दिया, डायरेक्टली हमको दिखा दिया है कि अब कंप्लीटली सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया इसमें। Moreover, the Congress party itself adopted a resolution to establish socialistic pattern of society in the Avdi session as early as in 1955 and took measures accordingly। अब 1955 के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है, अवधि सेशन, और वहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, राइट, अगर इंडिया को प्रोग्रेस करनी है तो हमको एक सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर ही करनी पड़ेगी। सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि हम जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और यानी कि जो हमारे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनके अंदर सोशल ओनरशिप होगी, वो सोशल ओनरशिप होगी या कंट्रोल होगा। एंड प्रोडक्शन इज प्रोग्रेसिवली स्पीडेड अप एंड देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ। यानी कि कहने का मतलब है, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे हम मान लो कि अलग अलग सोशलिस्ट कंट्रीज़ को देखें, जैसे अगर हम बात करते हैं अर्स्टवाइल यूएसएसआर की, तो उसके अंदर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो स्टेट ओन कर रही थी, प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। जितने भी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो किसके हाथ में थे, स्टेट के हाथ में थे, और कंप्लीटली उसके ऊपर कंट्रोल था, वो डिसाइड करती थी किस किस तरह से उनको यूज़ करना है और किस तरह से उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडियन मासेस के अंदर। ठीक है, ये होता है सोशलिज्म का मतलब। अब सोशलिज्म जो होता है वो बेसिकली एक मीनिंग नहीं होता, जैसे हमने सेक्युलरिज्म की बात करी थी कि सेक्युलरिज्म का एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है और एक इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब थोड़ा अलग होता है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म का इंटरप्रिटेशन हम करते हैं वो हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, राइट। एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया, एक दूसरा सोशलिज्म हो गया जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म या फिर स्टेट सोशलिज्म या फिर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, इसका मतलब होता है कि हम कंप्लीटली जितना भी प्राइवेट ओनरशिप है उसको कंप्लीटली अबॉलिश करते हैं और सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं डायरेक्टली स्टेट के अंदर आ जाएं। बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये नहीं होता। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी बनाओ। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कि आप जिस जहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट को लगे कि इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमको स्टेट ओनरशिप चाहिए तो वहाँ पे वो करेंगे, और जिसमें नहीं चाहिए वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप को ग्रो करने का मौका देंगे, राइट। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट। जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, इंडियन इंटरप्रिटेशन है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। और हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं फॉलो करते, जिसको हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। और स्टेट सोशलिज्म या कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंप्लीटली नेशनलाइज कर दो, स्टेट ओन कर दो, एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और कितने जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप है उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दो। ये होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। और हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को ना मानते हुए एक डेमोक्रेटिक लीनिंग रखते हैं सोशलिज्म की तरफ। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे, एक बैलेंस रखेंगे। कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि स्टेट ओनरशिप होगी और कुछ में प्राइवेट ओनरशिप होगी, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। यानी कि दोनों जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे, राइट। और इसके ऊपर इंदिरा गांधी ने भी बोला था कि हमारा जो ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। हम हर चीज़ को या सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज नहीं करेंगे, जहाँ पे हमको लगेगा हम केवल उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज करेंगे, और वैसे उसके अलावा प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ग्रो करने का मौका देंगे। एज द सुप्रीम कोर्ट सेज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी। यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है, वो पॉवर्टी खत्म करना चाहेगा, इग्नोरेंस खत्म करता है, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करता है, राइट। इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। यानी कि जो इंडियन सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो किस किस दो चीज़ों का सिंथेसिस या ब्लेंड है, मार्क्सिज्म के आइडियाज़ का या मार्क्स के आइडियाज़ का और गांधी के आइडियाज़ का। बट ज़्यादा किधर लीन करता है वो, लीनिंग हाईली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, राइट। गांधीयन सोशलिज्म की तरफ वो ज़्यादा लीन करता है इन इंस्टेड ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म।
बट जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई थी एलपीजी की, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की 1991 के अंदर, उसने ऑल्दो हाउएवर डाइल्यूट करा सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडियन स्टेट, राइट। यानी कि उसका मतलब था कि हमने जो है कैपिटलिज्म को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से सोशलिस्टिक आइडियाज़ या प्रिंसिपल थोड़े से डाइल्यूट हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट टर्म की, जो है सेक्युलर। हम कहते हैं कि हमारा इंडियन स्टेट जो है एक सेक्युलर स्टेट है। जब भी हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो अगर हम रिलीजन और स्टेट के बीच में अगर हम कोई भी रेफरेंस देखें या उनके में क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली टाइप्स ऑफ स्टेट होती है एथीस्टिक स्टेट। एथीस्टिक स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जो कंप्लीटली एंटी रिलीजन है, यानी कि वो किसी भी रिलीजन के अंदर नहीं मानती और सारे के सारे रिलीजन को कंडेम करती है। ये होते हैं एथीस्टिक स्टेट। एक कंप्लीटली एथीस्टिक है अपने रिलीजियस मैटर्स में। दूसरी स्टेट होती है थियोक्रेटिक स्टेट। अब थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दे देती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं। तीसरी टाइप ऑफ स्टेट होती है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि वो न्यूट्रल होती है, यानी कि रिलीजन के मैटर में स्टेट अगर न्यूट्रल है और सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट कर रही है और किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दे रही, तो वो एक सेक्युलर स्टेट है और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट मानी जाती है, राइट। द टर्म सेक्युलर टू वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946। यानी कि सेक्युलर टर्म भी जो है ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं किया था, बट हम जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको भी हमने प्रियम्बल के अंदर डाल दिया। बट हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर टर्म ऐड नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आइडियल्स या प्रिंसिपल सेक्युलरिटी के अगेंस्ट थे, हम तब भी सेक्युलर थे, ऑल्दो हमने इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये हमको कहाँ से पता लगता है? फंडामेंटल राइट्स के 25 से लेकर 28 तक जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वहाँ से हमको देखने को पता लगता है कि हम जो हैं तब भी सेक्युलर थे, ऑल्दो हमने सेक्युलर टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। However, as the Supreme Court said in 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, although the words secular state were not expressly mentioned in the constitution, ये secular state का इस्तेमाल, इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, there can be no doubt that the constitution makers wanted to establish such a state। पर इसमें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। ऑब्वियसली वो बिल्कुल बनाना चाहते थे, ऑल्दो उन्होंने सेक्युलर स्टेट टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। एंड अकॉर्डिंगली, और मैंने आपको बताया कि द आर्टिकल्स 25 to 28 जो गारंटी करते हैं फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन राइट से, यानी कि 25 से लेकर 28 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे इम्प्लिसिटली ये वाली बात कंप्लीटली पता लग जाती है कि हमारा स्टेट जो है सेक्युलर स्टेट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इसको सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडी करता है अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। यानी कि अगर हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें, जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म होता है वो एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है। उसका मतलब होता है कि हम जो है कंप्लीटली सेपरेट करेंगे स्टेट को चर्च से, यानी कि रिलीजन और गवर्नमेंट आपस में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि स्टेट जो होगा और जो रिलीजन होगा वो आपस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि जहाँ पे स्टेट को लगेगा कि यहाँ पे अगर हमको रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करना है, यहाँ पे हमको ज़रूरत है, तो वो इंटरफेयर करेगा। दोनों के बीच में एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मेंटेन होगा। यानी कि ये नहीं कि कंप्लीटली दोनों आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्टेट को अगर नेसेसरी लगता है तो वो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, राइट। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। और यहाँ पे होता क्या है, दैट इज ऑल रिलीजन इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। यानी कि इसका मतलब ये हमको समझ आया कि जितने भी रिलीजन है कंट्री के अंदर, चाहे वो कितनी भी उनकी स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, उनको सबको सेम स्टेटस मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा स्टेट से, राइट। फोर्थ टर्म की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा इंडियन स्टेट जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब सबसे पहले हमको ये पता लग जाता है कि डेमोक्रेसी जो आता है दो टर्म से आता है, वो आता है डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल, ठीक है। तो यानी कि लोगों का रूल, गवर्नमेंट बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है एज स्टिपुलेटेड इन द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन अ डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी,
राइट, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, यानी कि जो हाईएस्ट या अल्टीमेट पावर है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में। इसका मतलब है कि वो स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब डेमोक्रेसी दो तरह से हो सकती है, हमें पता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली चूज करते हैं कि क्या क्या डिसीजन लेना है, कि स्टेट किस तरह से चलेगी, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, वो डायरेक्टली अगर लोग बताते हैं तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसा होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी होती है जहाँ पे डायरेक्टली लोग रूल नहीं करते हैं बट इनडायरेक्टली रूल करते हैं, इस तरीके से कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं या लेजिस्लेचर का काम करते हैं। तो इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब हम बात करें, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड, कि यहाँ पे लोग जो हैं डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर। जो हम बात करते हैं अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टाइप्स होते हैं या 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। और ये जो हमारे 4 अलग अलग डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, वो क्या क्या होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब एक एक को हम डिटेल में तो डिस्कस कर नहीं सकते, बट मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ कि चारों का मतलब क्या होता है। रेफरेंडम का बेसिकली डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन ये होती है दैट रेफरेंडम इज अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट्स। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है, राइट, गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी, वो प्रपोज करेगी इस लेजिस्लेशन को और डायरेक्ट वोटिंग होगी देश के अंदर कि क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या क्या आप इसको नेगेट करते हैं। और जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा उस गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। उस रेफरेंडम के थ्रू आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। किसके मतलब, इसका मतलब है कि डायरेक्ट वोटिंग आप कराओ लोगों से, उसको बोलते हैं रेफरेंडम, किसी भी डिसीजन के ऊपर। इनिशिएटिव का ऐसा मतलब होता है कि इट इज अ मेथड बाय मींस ऑफ विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर एनैक्टमेंट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी बिल अगर प्रपोज होगा, या तो वो गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक मेंबर करेगा, या फिर प्राइवेट मेंबर करेगा। यानी कि अगर आपको एमपी हो तभी आप किसी बिल को प्रपोज कर सकते हो। बट अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स खुद होते हैं, वो खुद किसी बिल को इनिशिएट कर देते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, जिससे बाद में वो एक्ट बन सके। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव, कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल को प्रपोज कर सकते हैं या फिर आगे ला सकते हैं। रिकॉल, अब रिकॉल का मतलब होता है कि इट इज अ मेथड बाय मींस ऑफ विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। अब इंडिया के अंदर क्या होता है, जब इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमको पता है, तो इंडिया में आपको पता लगा कि आपका जो स्टेट का या आपके जो एरिया का जो एमएलए है उसको आपने चूज किया। अब वो काम नहीं कर रहा ढंग से, बट आपके हाथ में अब कुछ है नहीं, क्योंकि 5 साल जब तक वो काम करेगा उसको 5 साल का कंप्लीट फिक्स टेन्योर दे दिया जाएगा। आप अब आप चाहो भी तो आप उसको वापस नहीं बुला सकते। बट रिकॉल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, अगर कोई लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आया हुआ है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो लोग एक डिसीजन ले सकते हैं या डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू उसको वापस बुला सकते हैं बिफोर हिज एक्सपायरी डेट। यानी कि 5 साल के जो जितना भी उसका टेन्योर है उससे पहले आप उसको वापस बुला सकते हो। इसको बोलते हैं रिकॉल, कि ढंग से काम नहीं कर रहा। और चौथा प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड भी एक तरह का रेफरेंडम होता है, यानी कि एक तरह का डिसीजन डायरेक्ट वोटिंग होती है, स्पेशली फॉर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। यानी कि अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कश्मीर के इशू की हम बात करें, तो वहाँ पे हम प्लेबिसाइड करवा सकते हैं पूछने के लिए कि वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, या इंडिया के साथ रहना है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के ऊपर जब भी डायरेक्ट वोटिंग होती है तो उसको हम प्लेबिसाइड का नाम देते हैं, राइट। ये हमने बात करी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब हम बात करें, जैसे इंडिया के अंदर है, ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। यानी कि हमने देखा कि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो जो लोग हैं वो अल्टीमेटली पावर में तो हैं बट डायरेक्टली अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ऑल्दो लोग जो हैं अल्टीमेट पावर हैं बट डायरेक्टली अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वो पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे और वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स फिर सुप्रीम पावर होल्ड करेंगे एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉस। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और लॉस को भी बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये मैंने आपको अभी बताया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं लोग। इज ऑफ टू काइंड्स, ये रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल।
इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली बात तो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, और उसका भी कौन सा सब टाइप होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। यानी कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के ऊपर, यानी कि वो क्वेश्चनेबल है टू लेजिस्लेचर, राइट, फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो क्वेश्चन कर सकती है, पूछ सकती है एग्जीक्यूटिव से कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई है या किस तरह से बनाई है, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, independence of judiciary and absence of discrimination on certain grounds are the manifestations of democratic character of the Indian polity। यानी कि हम अगर कह रहे हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटी या इंडियन गवर्नेंस जो है डेमोक्रेटिक है नेचर के अंदर, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलेंगे। यानी कि 18 साल से ऊपर कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो क्रिमिनली ऑफेंसिव नहीं काम करा, उसने कोई अगर कोई हीनियस क्राइम नहीं करा, तो वो वोट दे सकता है, उसको उसके पास कंप्लीट पावर है। उसके बाद पीरियोडिक लेवल पे इलेक्शंस होंगे, रेगुलरली इलेक्शंस होंगे फिक्स टेन्योर या पीरियड के बाद। रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो है प्रोवाइड करता है और कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। फिर एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर। ये सारी कुछ बातें हैं जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं प्रियम्बल के अंदर, तो इसका मतलब बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होता। यानी कि इसका मतलब बस ये नहीं कि आप वोटिंग राइट्स आपके पास हैं, आप रूल ऑफ लॉ चलेगा, बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। This dimension was stressed by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly on November 25, 1949। हमको पता है कि जो हमारी इनैक्टमेंट डेट है या अडॉप्शन डेट है वो नवंबर 26 है, बट उससे एक दिन पहले बी आर अम्बेडकर ने अपनी लास्ट स्पीच दी थी या कंक्लूडिंग स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने इस बात को या डेमोक्रेसी के इस डायमेंशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करा था। और उन्होंने क्या बोला था स्पीच के अंदर, द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। यानी कि अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप खुद के अंदर काम नहीं कर पाएगी या लास्ट नहीं करेगी, अगर वो उसको बैकिंग नहीं मिलती सोशल डेमोक्रेसी की। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? अब सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि ऐसी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करो जहाँ पे बस कागज़ों के ऊपर या पेपर के ऊपर लोग इक्वल नहीं हैं, बट सोसाइटी के अंदर रियल टर्म्स में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स को पूरा किया जा रहा हो, उसको बोलते हैं सोशल डेमोक्रेसी। जो ये प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये सेपरेट नहीं है। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने लिबर्टी और इक्वालिटी दे दी और फ्रेटर्निटी नहीं दी, कि ये दोनों दे दी और ये नहीं दिया। ये तीनों एक तरह से तीन पिलर्स हैं, एक बिल्डिंग है या फिर एक चेयर के तीन अलग अलग स्टैंड जिस तरह से होते हैं कि एक भी अगर टूटा तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। The principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity। यानी कि अलग अलग separate items की तरह इनको नहीं treat करना चाहिए। They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy। यानी कि अगर हमने इन तीनों में से एक को भी बाहर निकाल दिया तो complete जो हमारा पर्पस था डेमोक्रेसी का वो फेल कर जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा सोशल डेमोक्रेसी का। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी। यानी कि आपस में इनको हम अलग सेपरेट नहीं कर सकते कि एक देने के साथ साथ हमको दूसरा भी देना पड़ेगा। अगर मान लो हमने लिबर्टी दे दी और इक्वालिटी नहीं दी, तो लोग जो हैं कुछ जो पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल क्लास होंगी वो वीकर क्लास के ऊपर अपना अथॉरिटेरियन रूल जमा देंगे। ये अगर हमने ज़्यादा लिबर्टी दे दी और इक्वालिटी नहीं दी तब होगा। अगर हमने इक्वालिटी ही दे दी और लिबर्टी नहीं दी, तो हम जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है, काम कर रहा है, राइट, और दूसरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फुद्दू सा है, तो हम अगर इक्वालिटी देंगे तो उनको साथ में चलना पड़ेगा, राइट। यानी कि कोई भी इंसान इनोवेशन नहीं कर पाएगा, आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा अगर हमने खाली इक्वालिटी दी और लिबर्टी के ऊपर काम नहीं किया। यानी कि ये दोनों चीज़ें साथ में एक साथ क्लब होनी चाहिए, तभी इनका पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी फुलफिल होगा। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। और ना कि ऐसा हो सकता है कि आप लिबर्टी और इक्वालिटी को फ्रेटर्निटी से अलग कर सकते हो।
विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। ये मैंने अभी समझाया कि किस तरह से अगर आप इक्वालिटी हटा दो और लिबर्टी दे दो तो लोगों के ऊपर एक्सट्रीम एक लाइसेंस हो जाएगा कि वो जो कुछ लोग होंगे वो सुप्रीमेसी दिखाना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर। और अगर आप इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी दो, यानी कि इक्वालिटी दो जिसमें लिबर्टी ना हो, वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी कि कोई अपनी तरफ से काम ही नहीं करना चाहेगा। जब सबको पता लगेगा सब इक्वल हैं, चाहे मैं अलग से मेहनत भी करूं फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कंप्लीट जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है लोगों का वो मर जाएगा। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन 1997, सुप्रीम कोर्ट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स टू एस्टैब्लिश एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, राइट, ऐसा सोशल ऑर्डर जिसके अंदर लिबर्टी और इक्वालिटी बैलेंस्ड हो, rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of भारत रिपब्लिक। यानी कि हमको एक ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है जो इगैलिटेरियन हो, जहाँ पे इक्वालिटी और लिबर्टी साथ में एग्जिस्ट करें। किस किस को, हर एक सिटीजन को हमको देना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, हमारे एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर जो भारत रिपब्लिक है, राइट। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का सबसे बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो हमारे स्टेट का हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि उसके पास कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी, वो इलेक्ट होकर वहाँ पे अपनी पोजीशन पे बैठा होगा। इसका मतलब है कि हमारा स्टेट रिपब्लिक है। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक को भी दो अलग अलग क्लासेस में या कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक होगा मोनार्की और दूसरा होगा रिपब्लिक। सिंपल सा मीनिंग है कि मोनार्की वहाँ होगा जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट के पास एक सेरेमोनियल पोजीशन होगी, एक हेरिडिटरी पोजीशन होगी, यानी कि उसको इलेक्ट नहीं होना पड़ेगा। और रिपब्लिक का मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होकर आएगा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है। इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट, यूजुअली द किंग और द क्वीन, एंजॉयज हेरिडिटरी पोजीशन। उसके पास हेरिडिटरी पोजीशन है, दैट इज कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, सक्सेशन के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के अंदर जो उनकी रॉयल फैमिली है उसके पास हेरिडिटरी पोजीशन है और वो हेड ऑफ द स्टेट एक हेरिडिटरी पोजीशन से मेंटेन करते हैं। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो रिपब्लिक होता है, ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट अगर आपका इलेक्ट होकर आ रहा है तो आप एक रिपब्लिक हो। अब वो डायरेक्टली अगर इलेक्ट होकर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर, और अगर इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहा है जैसे हमारे इंडिया के अंदर, राइट, वो किस तरह से भी आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए, बट इलेक्ट होकर अगर आ रहा है तो आप एक रिपब्लिक स्टेट हो। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, दैट इज, या फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president, यानी कि हमारे पास elected head of the state होता है जिसको हम president बोलते हैं। He is elected indirectly for a fixed period of 5 years। उनको indirectly elect किया जाता है representative vote से या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है 5 साल। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। रिपब्लिक का बेसिक मीनिंग तो हमने देख लिया कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, बट इसका मतलब दो और चीज़ें होता है। सबसे पहला, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, जो पावर है, वो लोगों के हाथ में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक किंग। ठीक है, और इसका दूसरा मीनिंग ये होता है that second, that the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination। कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सबके लिए इक्वली ओपन होंगे, और पब्लिक यानी स्टेट जो है वो किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर, और कोई भी प्रिविलेज क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दूसरा मीनिंग है, दूसरा इंप्लीकेशन होता है रिपब्लिक होने का, राइट। इसके साथ हमने देख लिया किस तरह से नेचर ऑफ स्टेट की हमने बात करी, हमने सॉवरेन की बात करी, सेक्युलर की बात करी, सोशलिस्ट की बात करी, डेमोक्रेटिक की बात करी और रिपब्लिक की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स की जिसमें हम बात करेंगे जस्टिस की, लिबर्टी, इक्वालिटी की, लिबर्टी की और फ्रेटर्निटी की, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। हैव अ नाइस डे।